हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पेट 2025 रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस अपलोड करके रखे हैं और उसका अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन है आपके शिवदत्त अहीर, आसा अहीर, ईश्वरसर अहीर या रुद्र सिंह अहीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसा अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में गोबिंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा या पवित्र की नींव रखी थी। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी। तो इसमें से कोई ऑप्शन तो आपका दिया नहीं है, तो इस पर आपको कॉमन नंबर मिला था। अब देखिए, इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को 5 कंकार अर्थात केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ती थी तथा पुरुषों के अंत में सिंह तथा महिलाओं के अंत में कौर उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में और ताली कोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 में। यानी आपका ऑप्शन ए क्या है, ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर व बहमनी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इस संयुक्त में सेना में क्या थी, तो बरार शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला है आपका 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, सही है। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो गलत। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, सही है। 1498 में वास्को द गामा कालीकट में आए थे, तो सही है। देखिए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में तलवंडी पंजाब, जो वर्तमान के ननकाना साहिब में हुआ था। वह खत्री परिवार से संबंधित थे। यह सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किनको जाता है? रामानुज, रामानंद, मध्वाचार्य या रामादास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे देखिए वो किसके शिष्य थे? तो ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर, रामानंद, दादू या तुलसीदास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामानंद। ऐसे प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अगंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हर्राय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव।
गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई। कालांतर में रणजीत द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे क्या तो स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया था। विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को क्या किया था तो मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट है आपका 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोबिंद सिंह। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक। और गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो 10वें थे और एवं आखिरी सिख गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने या इनमें से कोई ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रमाणित किया था। इस पवित्र ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में पूरा किया था। नेक्स्ट अब आ गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो वीरा पांड्या कट्टाबोमन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। कोलाचेल का युद्ध जो है 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट है आपका वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234, 1394, 1681 या 1498। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट यानी केरल के तट पर पहुंचा। वहां के स्थानीय शासक जिनकी उपाधि जमोरिन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, जिसको आप नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे इनका बहुत नाम पूछता है कि किसने उनका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1598, 1498, 1500 या 1600। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में VOC वेरी निगडे उस्टी नडिशे कंपनी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट, मौर्य सम्राट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल सम्राट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई। इस समय भारत में
मुगल बादशाह अकबर का शासन था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिराज-उद-दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? वांडीवॉश, प्लासी या बक्सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाई और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिराज-उद-दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराज-उद-दौला की क्या हुई थी? तो हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1757, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। सिराज-उद-दौला, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों और सिराज-उद-दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हराया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 82 लाख, 44 लाख, 26 लाख या 68 लाख? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरा, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। तीसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने का स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद डैश नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध? देखिए इसका करेक्ट आंसर है अवध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्यूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1609, 1610, 1612 या 1618? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली एश्यूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता क्या हो गई थी? तो भंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616, 1650, 1630, 1670? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1616। इन्होंने 1620 में अपनी फैक्ट्री ट्रांकेबार में क्या की थी? तो स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बंगलुरु, मैसूर, मंगलूर या बेलगाम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मैसूर पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, संभाजी, टीपू सुल्तान या शिवाजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। आपका जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में, उसी में क्या हो गई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, मदुरई या विजयनगर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वह मैसूर का शासक था। यह फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान या पेशवा बाजीराव प्रथम? देखिए इसमें श्रीरंगपट्टनम लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया, 1799 में पराजित किया था। इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ तथा उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिंगपट्टम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच में नेतृत्व ब्रिटिश सेना के खिलाफ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो भयंकर प्रतिरोध करने के बावजूद टीपू सुल्तान अंततः हार गया। इसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800, 1805, 1806, 1809? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1809। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य 1809 में अमृतसर की क्या हुई थी, तो प्रथम संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेडकॉफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई यानी बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1935, 1825, 1853 या 1840? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड क्लाइव? इसका करेक्ट आंसर देखिए, आपके जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष की कानून पारित किया था? 1819, 1885, 1829, 1832। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1829। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में लॉर्ड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या किया था? तो गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? अवध, मैसूर, पूना या तंजौर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 एवं जुलाई अक्टूबर 1805 के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या कहते थे? तो जनक कहा जाता था। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों को घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका 1856 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? देखिए इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या 1854, 1856, 1857 या 1858? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। राज्य में अर्थव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से या सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से या युद्ध छेड़कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प नीति के माध्यम से। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति का क्या किया? तो प्रतिपादन किया था। विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने इस नीति के तहत विभिन्न आधार अपनाए थे। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध के कुशासन पर एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अतः डलहौजी की नीति के संदर्भ में इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, इलाहाबाद या त्रावणकोर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का क्या था? तो गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन।
के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों में आम व स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। देखिए, इसमें विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किए थे। फिर 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को क्या बोला गया, तो वैध माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या इरविन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को क्या की, तो राखियां बांधी। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एल्गिन II या लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट आंसर देखिए, आपका ऑप्शन ए है, लॉर्ड कर्जन थे। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुआ है। MCQ के साथ साथ आप इसके एक्सप्लेनेशन में भी जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है या जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाना या उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें माल्य मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। 1903, 1912, 1909 या 1939। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1909। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया माल्य मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1909, 1920, 1895 या 1897। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसको मिलता था? तो जमींदारों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदार स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दस्तक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी: स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। अगर आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। और अगर आपको 6 to 8 साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल और बिहार में। इससे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में क्या किया था, तो प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त को ही कर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को लेकर किया गया एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास में? तो यह उत्तर प्रदेश में लागू की गई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महल के साथ स्थापित की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 ने व्यापगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित रियासतों का क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। 1848 ईस्वी में जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे क्या करता है, इसका डेट पूछता है कि किस ईयर में किसको शामिल किया गया था। तो आज के लिए सिर्फ रखते हैं इतना वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और किस टॉपिक से आपको फिर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, फिर किस और एग्ज़ाम के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे आप बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much and have a nice day.